आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। साथियों, अनीत से जूझने वाले राष्ट्र को समर्पित शूरवीर पुस्तक से लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं साहस के धनी कन्हैया लाल दत्त। मित्रों, गोरे जेलर ने देखा कि जिस युवक को कल फांसी दी जाने वाली है, आज भी उसके चेहरे पर वही मनोहारी मुस्कान फूट रही है। उसी आत्मीयता के साथ वह उसका अभिवादन कर रहा है जिस दिन से वो यह कैदी इस जेल में आया है। उसकी विचारणाओं में महान परिवर्तन आने लगा था। जब इस सुदर्शन युवक को फांसी की सजा सुनाई गई तो उसके हर्ष का पारावार न रहा। लंबे बालों तथा चौड़े चेहरे वाले इस युवक को जेलर ने उस दिन पूछा था, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? उसने आशा की थी कि वह राष्ट्र पर अपने बलिदान के सौभाग्य पर प्रसन्न होगा, पर उस युवक ने इस आशा के विपरीत उत्तर दिया, मैं अगले जन्म की तैयारी में व्यस्त हूं और यही मेरी प्रसन्नता का कारण है। जिज्ञासा जगा दी। वह इससे भारतीय संस्कृत का ज्ञान पाने लगा। उसकी समझ में आ गया कि आत्मा जन्म मरण से परे है। युवक अगले जन्म की तैयारी में लगा है। इन दोनों में परस्पर घनिष्ठता बढ़ती गई। मृत्यु के एक दिन पहले भी उसकी पूर्ववत मुस्कान देखकर जेलर ने पूछा, आज तो हंस रहे हो, कल तुम्हारे यही मुस्कुराते होंठ मृत्यु की कालमा से काले पड़ जाएंगे। युवक ने कहा, कुछ नहीं, उसी तरह मुस्कुराता रहा। जेलर का हृदय इस जिंदा दिल युवक के बिछोह की कल्पना से भरा आया। यह युवक थे स्वतंत्रता की बलवेदी पर बलिदान होने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारी कन्हैया लाल दत्त। मित्रों, जिन्हें अलीपुर कांड में फांसी दी गई थी, जेल की कोठरी में भी इनका वजन 15 पाउंड बढ़ गया था। फांसी के बाद जेलर ने इनका चेहरा देखा, उस पर वही अमर मुस्कान बिखरी हुई थी। मृत्यु की कालमा का कोई चिन्ह इस वीर के शरीर पर नहीं था। होता भी कैसे? उनके लिए तो मृत्यु आत्मा के वस्त्र परिवर्तन की प्रक्रिया थी। कन्हैया लाल दत्त का जन्म कलकत्ता के निकट चंद्रन नगर में सन 1887 में हुआ था। जन्माष्टमी के दिन जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इनका नाम कन्हैया लाल रख दिया। परिवार की स्थिति सामान्य थी। पिता इनके पढ़ाई का खर्च नहीं जुटा पाते थे। पिता की इस व्यवस्था को कन्हैया स्वयं जानते थे। उन्होंने पिता का भार नहीं बढ़ाया। अपने पांव पर खड़े होकर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए पास किया। ट्यूशन तथा छोटी मोटी नौकरियां करके इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। सच है, जहां चाय है वहां राय तो निकल ही आती है। पढ़ाई पूरी करके ये स्वतंत्र व्यवसाय करने की सोच रहे थे। व्यवसाय के लिए धन चाहिए था जो इनके पास नहीं था। अंग्रेजों की नौकरी ये करना नहीं चाहते थे। अंतःकरण से आवाज आई, कन्हैया, तू अपने पेट की चिंता कर रहा है और भारत की करोड़ों नागरिक दासता की चक्की में पिसे जा रहे हैं। तेरी यह जवानी किस दिन काम आएगी? इसे सफल बना, देश के लिए कुछ कर। इस आवाज को सुनकर उन्होंने स्वतंत्रता लाने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। क्रांतिकारियों से इनकी भेंट हुई।
19 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने चंद्रनगर में देशभक्तों की एक शाखा स्थापित की। बम बनाने की कला सीखने के लिए आप मानितल्ला बाग के बम कारखाने में आने जाने लगे। पुलिस तथा जासूसों को इस कारखाने का पता नहीं था। किसी देशद्रोही ने अपने थोड़े लाभ के लिए इस कारखाने की सूचना सरकार को देने की नीचता की। भेद खुल गया। इस स्थान पर छापा मारा गया जिसमें 34 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। कन्हई लाल भी उनमें से एक थे। मित्रों, जेल की चहारदीवारी में बंद होने पर भी न तो ये लोग निष्क्रिय बैठे रहे और न इनकी गिरफ्तारी पर क्रांति का काम रुका। इनका स्थान अन्य लोगों ने ले लिया। इस केस के सरकारी वकील की फरवरी 1908 में क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी। दिन दहाड़े अदालत में डीएसपी को खत्म कर दिया। हत्या करना क्रांतिकारियों का उद्देश्य नहीं था। इस माध्यम से वे विदेशी शासकों को बता देना चाहते थे कि यह आग इन गिरफ्तारियों से बुझने वाली नहीं है और भी जोर से भड़केगी, जिसमें यह साम्राज्य जलकर स्वाहा हो जाएगा। मित्रों, इस क्रांतिकारी दल का एक कमजोर आदमी जो मृत्यु के भय से कांप गया तथा प्रलोभन में पड़कर सरकारी गवाह बन गया, यह व्यक्ति था नरेन गोसाई। नरेन गोसाई। विदेशी शासक अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए कुछ भी करते हैं, पर एक भारतीय का इस प्रकार का विश्वासघात असह्य था। इस एक की गद्दारी ने अन्य देशभक्तों की मान मर्यादा तथा उद्देश्य को भी आंच पहुंचाई। कन्हई लाल दत्त तथा सत्येंद्र ने इस देशद्रोही को सजा देने की ठान ली। इनके उद्देश्य को जानकर अन्य बुजुर्ग क्रांतिकारियों ने इन युवकों का उत्साह बढ़ाने की बजाय इन्हें हतोत्साहित किया, किंतु ये दोनों अपने निश्चय पर अटल थे। अन्य लोगों का असहमत होना निराधार भी नहीं था। जेल में रहते हुए पिस्तौल पा लेना तथा नरेन के पास पहुंचना नितांत असंभव था। नितांत असंभव था। किंतु दृढ़ इच्छा शक्ति तथा बौद्धिक कौशल के बल पर इन दोनों ने इस असंभव को संभव बना दिया। इनके पास रिवॉल्वर कैसे पहुंचे यह अभी तक रहस्य के पर्दों में छिपा है, किंतु यह सत्य है। यह सत्य है कि इन्होंने किसी प्रकार 2 रिवॉल्वर प्राप्त कर लिए। बहुत संभव है खाने के लिए जो मछली तथा कटहल आदि आते थे उनमें छिपाकर यह इन तक पहुंचाई गई हो। रिवॉल्वर मिल जाने पर आधी सफलता तो हाथ लग गई। नरेन सरकारी गवाह हो जाने के कारण इन दोनों से दूर एक अस्पताल में रखा गया था। उस तक पहुंचना भी टेढ़ी खीर थी। साथियों, सत्येंद्र और कन्हई लाल दत्त जेल में थे और सत्येंद्र ने खांसी का मरीज बनकर अस्पताल की शरण ली तथा कन्हई ने पेट दर्द का बहाना बनाकर पहले सत्येंद्र पहुंचा। उसके कई दिनों बाद कन्हई ने अस्पताल पहुंचते ही जोर जोर से कराहना चिल्लाना आरंभ किया। यह सत्येंद्र का अपने आगमन की सूचना देने का संकेत था। दोनों ने बीमारी का अभिनय इस बखूबी से किया कि किसी ने इन पर संदेह नहीं किया। सत्येंद्र ने अपने आप को जीवन से निराश प्रकट किया तथा मुखबिर बनने की इच्छा प्रकट की और नरेन से मिलने की इच्छा प्रकट करने पर नरेन तथा एक जेल का अफसर इनसे मिलने का लोभ संवरण न कर पाए। दोनों इनसे मिलने पहुंचे।
नरेन को देखते ही सत्येंद्र ने रिवॉल्वर से फायर किया, पर गोली नरेन के पांव में लगी। नरेन भाग खड़ा हुआ। अन्य मरीजों ने देखा कि दिन रात खाट तोड़ने वाला पेट का मरीज शेर की तरह उछला और लपक कर नरेन के पीछे भागा। यह देखते ही कन्हैया लाल ने सारी गोलियां इसी देशद्रोही पर समाप्त कर दी। वह धाराशायी हो गया। मित्रों, यह समाचार बिजली की तरह सारे कलकत्ता में फैल गया। कन्हैया लाल के साहस पर नव युवकों में उत्साह की एक लहर दौड़ पड़ी। वे भी कमर कसकर आंदोलन में भाग लेने के लिए उठ खड़े हुए। जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में ही लिपटे पड़े थे, इस कांड ने उन्हें झकझोर कर खड़ा कर दिया। भारतीय जनता में उत्साह का संचार हो गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने समाचार सुनते ही मिठाई बांटी। अंग्रेजी हुकूमत की यह बहुत बड़ी हार थी। उसकी जेल में रहने वाले क्रांतिकारी ऐसा काम कर जाए, उनके पिट्ठू को जेल अधिकारियों के सामने गोलियों से छलनी कर दे, वह भी किसी छोटे मोटे स्थान पर नहीं, कलकत्ता जैसे बड़े शहर में, जहां अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी थी। सत्ता के मुंह पर इससे बड़ा तमाचा और क्या हो सकता था। धरती तो आज भी वही है। धरती तो आज भी वही है। देशवासी भी बदले नहीं, पर आज वह कुर्बानी, वह देशभक्ति, वह आदर्श एक सपना बनकर रह गया है। हर आदमी ने अपना पेट इतना बड़ा कर लिया है, अपना स्वार्थ ही सब कुछ मान लिया है। उसी संकुचित दृष्टिकोण को अपनाकर नीत अनीत का भेद किए बिना अपना घर भरने की हीन वृत्ति से ग्रस्त होकर राष्ट्र के हित की बात सोच नहीं पाते। वह दिन दूर नहीं जब इस धरा पर फिर कन्हैया लाल उत्पन्न होंगे तथा स्वार्थ के पुतले नरेन को सबक सिखाकर ही छोड़ेंगे। साथियों, कन्हैया लाल के इस दुस्साहस पर विदेशी साम्राज्यवादी बौखला उठे। मुकदमे की रस्म अदायगी पूरी हुई। फांसी से अधिक और क्या दे सकती थी? फांसी से ज्यादा और क्या दे सकती थी यह हुकूमत? दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। 10/11/1908 के दिन इन दोनों को फांसी की सजा दे दी गई। फांसी के बाद शहीद का शव लेने के लिए उनके भाई तथा परिवार के अन्य व्यक्ति जेल पहुंचे। शोक से सभी की छाती फटी जा रही थी। बड़े भाई की रुलाई नहीं रुक पा रही थी। गोरे जेलर ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आप रोते क्यों हैं? जिस देश में ऐसे वीर पैदा होते हैं वह देश धन्य है। मरेंगे तो सभी, अमर होकर कौन आया है? पर आपके भाई जैसे भाग्यवान कितने होते हैं? उन्होंने विस्मय से देखा, गोरा अधिकारी स्वयं रो रहा था, जैसे उसका अपना भाई दिवंगत हो गया हो। कांपते हाथों से शव के मुख पर से कंबल हटाया तो देखा कन्हैया लाल इन रोने वालों पर हंस रहे थे। एक अमर मुस्कान उनके होठों से फूट रही थी। कौन कहता है, कौन कहता है यह शहीद गुलाम रहा था, जिसने एक पल भी विदेशी हुकूमत को नहीं माना, अपने क्षुद्र स्वार्थों का गुलाम वह बना नहीं। जेल की दीवार उसके संकल्प को बांध नहीं पाई। फांसी की सजा उसका चैन नहीं छीन पाई। मृत्यु के विकराल हाथ उसकी मुस्कान नहीं छीन पाए। जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने एक हत्यारा कहा, पर देशवासियों ने उसे शहीद का गौरव प्रदान किया। शान से उसकी शव यात्रा निकाली गई। साथियों, शान से उसकी शव यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। पंचभूत शरीर की राख को लोगों ने लूट लिया अपने मस्तक पर लगाने के लिए।
यह सम्मान, यह विजयश्री तथा यह श्रद्धा किसी किसी को ही मिलती है। जो आदर्शों के पथ पर चलते हैं वे ही यह सब पा सकते हैं। इस पर कुबेर का कोशवा विश्व का साम्राज्य भी निछावर किया जा सकता है। कन्हैया लाल दत्त ने अपनी अंतः प्रेरणा की अनसुनी नहीं की, उठ खड़े हुए तो सफल हो गई उनकी जवानी। आज देश में कितने ही युवक बेकार फिरते हैं, क्या वे अपनी इस जवानी को समझ पाए? यदि समझ पाए होते तो आज देश की यह दशा नहीं होती, अनाचार और अनैतिकता इस प्रकार बढ़ी चढ़ी न होती। कन्हैया लाल दत्त अपनी भरी जवानी में अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए शहीद हो गए। उनकी मुस्कान सदा यह कहती बताती रही, अन्याय चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका प्रतिकार करने का साहस करना अपने मानवीय कर्तव्यों की उपेक्षा करना है। अन्याय का अंधकार चाहे कितना ही सघन क्यों ना हो, एक आदर्शवादी व्यक्ति उसे मिटाने के लिए दीपक की तरह जले तो प्रकाश होकर ही रहेगा। मित्रों, हमें आजादी मुफ्त में नहीं मिली। अनेकानेक देशभक्तों के रक्त से इस स्वतंत्रता का विनिमय हुआ। स्वतंत्र भारत की उन्होंने ऐसी कल्पना तो नहीं की थी जैसी आज हम देख रहे हैं। इन देशभक्तों के प्रति हमारे हृदय में तनिक भी श्रद्धा है। उसका जीवन वृत्त पढ़कर हमारे हृदय में तनिक भी हलचल होती है। आंखों में दो अश्रु छलक आते हैं तो अंतःकरण की आवाज, आत्मा की पुकार को सुनकर श्रेय पथ पर चलना होगा। सर्वनाशी विभीषिकाओं से जूझने तथा नव सृजन के लिए हमें अपना जीवन नियोजित करना ही होगा। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको राष्ट्र की स्वतंत्रता को समर्पित बारहट परिवार के बारे में बताएंगे, इसी पुस्तक से पृष्ठ 35 से। ओम शांति।